हेलो दोस्तों, वेलकम टू वन क्लास। तो CAPF 2025 का पेपर हो गया और आज हम उसके मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यही बता देता हूँ कि आज तक का मतलब लास्ट 5 ईयर से अगर देखा जाए तो ये सबसे डिफिकल्ट सेक्शन था मैथ एंड रीजनिंग का। अभी तक से कंपेयर किया जाए तो लास्ट 5 ईयर्स के अगर हम मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ये वाला पेपर वैसा नहीं था। आपने बस CAPF की लेवल तक की तैयारी की है तो ये पेपर आपको टफ जा सकता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे थे उन्होंने, स्टोरी बना के या फिर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे थे। आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे, कोई भी आता है बोलता है बहुत इजी पेपर था। पेपर होने के बाद सबको इजी लगता है, लेकिन उस टाइम में पेपर के टाइम में ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे। डिफिकल्ट मतलब ये ऐसा नहीं बोल रहा कि कुछ भी मार्क्स नहीं आएंगे, आपको 9 से 10 तक मार्क्स इजीली आने चाहिए थे, लेकिन जो 10+ का स्कोर जाना चाहिए वो जाना थोड़ा मुश्किल था। और ये आपके खुद के लिए मुश्किल नहीं था, सबके लिए मुश्किल था अगर आप प्रॉपरली डेडिकेटेडली CAPF की तैयारी कर रहे हो तो। लेकिन 10 क्वेश्चन आप डुएबल थे, 10 क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते थे। तो अब हम उसका डिस्कशन देखेंगे। हमने जो भी बैच में दिया था उसमें से तो वो 10 क्वेश्चन आते थे। जो ऊपर के 5 क्वेश्चन है उसको आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे, प्रैक्टिस बहुत अच्छा, CDS लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए थे। ठीक है, UPSC के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए थे। अगर ये आपने किया है तो वो भी ऊपर के 2-3 क्वेश्चन आपको आ सकते थे उसी टाइम में। ठीक है, डुएबल तो सब थे। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, लेकिन आपका मैथ्स वीक है फिर भी आपको 9 to 10 तक तो क्वेश्चन आने ही चाहिए। एकदम बेसिक बेसिक कंसेप्ट पे सवाल आए थे, लेकिन 10 के ऊपर जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट टाइम के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो मुझे तो ये पेपर देख के लग रहा है कि आपको आज से शुरू करना चाहिए मैथ्स का स्टडी, ताकि आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सके। और वो भी स्टडी आपका CDS और UPSC लेवल का होना चाहिए। सिर्फ CAPF लेवल के सवाल देख के कुछ नहीं होने वाला, आपको अभी CDS लेवल तक जाना चाहिए। ठीक है, ये ऑनेस्ट ओपिनियन है। क्लासरूम में जो प्रेशर होता है उसके ऊपर का ओपिनियन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाहर आने के बाद हाँ ये तो इजी है, ये तो इजी है, सबको लगता है, आपको खुद को भी लगता है अरे ये मैंने क्या कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आपको अभी से मैथ रीजनिंग की पढ़ाई शुरू करनी होगी। उसके बैच के रिलेटेड वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा नंबर तो आप सभी के पास है। फिर भी आपको कुछ भी डाउट आता है इसके लिए तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फॉर एनी 3 नेचुरल नंबर ABC, इफ BC plus 1 upon ABC plus A plus C is equal to 11/43, then the value of ABC की वैल्यू पूछी। तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आपको कंसेप्ट अगर अच्छे होना तो आपको बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी मतलब इजीली दिख जाती है। यहाँ पे BC+1 है, सबको क्या लगेगा BC इज इक्वल टू क्या है 10। सिंपल चीज है, BC इज इक्वल टू 10 आना चाहिए। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू 10 आने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एक तो इसके फैक्टर क्या होंगे 1 into 10, और इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं 2 into 5। ये दो फैक्टर इसके बन सकते हैं। मतलब B इज इक्वल टू 1 या फिर 10 होगा, C इज इक्वल टू 1 या फिर 10 होगा, या फिर C इज इक्वल टू 25, B इज इक्वल टू 25, ऐसा कुछ तो होगा। ये दोनों पॉसिबिलिटी के अलावा और कौन सी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, हम पहले पॉसिबिलिटी से ट्राई करते हैं। अगर मैंने BC इज इक्वल टू 1 and 10 पकड़ लिया तो नीचे वाला क्या होता, ये तो ऊपर का तो खत्म हो गया, तो नीचे वाला क्या आएगा फिर ABC। इसमें से BC तो क्या है 10 है, सो 10A प्लस A प्लस C क्या होगा, एक तो 1 होगा या फिर 10 होगा, 1 होगा या फिर 10 होगा। और इसका आंसर क्या चाहिए अपने को 43। कैलकुलेट करके देखते आता है क्या। अगर A के जगह पे मैंने 2 रख दिया तो 10 2 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 10 या फिर 1 43 नहीं आता। 3 रख के देखते, 10 3 30, 30 प्लस 3 33, और ये जो अपना C है उसके जगह पे मैं 10 रख देता हूं तो 33 प्लस 10 कितना आता है 43। करेक्ट हो रहा है, तो मेरा तो मिल गया। मुझे क्या मिल गया, A इज इक्वल टू क्या मिला इससे, A इज इक्वल टू मुझे 3 मिल गया। और BC मेरा कितना था, BC मेरा कितना था 10 था। उन्होंने ABC पूछा, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन 3 into 10 कितना हो गया 30। समझ में आया। इसका बेसिक मेथड देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट है, इसमें से A कॉमन निकालो फिर BC+1 बचता है। ये देखो बेसिक मेथड ऐसे, BC+1 अपॉन नीचे में से A कॉमन निकालता हूं, फिर क्या होता है BC+1 प्लस C।
खत्म। अब दोनों जगह पे मैं क्या करता हूँ, BC+1 से डिवाइड करता हूँ, सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो क्या आएगा A प्लस सी अपॉन BC+1। ठीक है, फिर यहाँ पे भी वही करता हूँ, दोनों जगह पे C से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या आएगा 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C इज इक्वल टू क्या आ रहा है अपना 11/43। अब ये तो देखा है ना, ये तो फ्रैक्शन का देखा है हमने, ठीक है, तो उसी का सवाल उन्होंने ऐसा किया। तो इसका क्या होता है, फिर एक एक से डिवाइड करते जाओ, तो कैसे करोगे आप, 43 डिवाइडेड बाय 11, तो कितना आता है, 11 3 जा 33, कितना बचा 10। फिर वापस क्या आएगा, ये इसको 11 से करेंगे, सो फिर क्या आएगा 10 1 जा, ठीक है, 10 1 जा 10, तो यहां से ये माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 10, सो 3 1 10, खत्म काम। ओके, ABC 3 1 10, सो 10 3 जा 30 इंटू 1 30। तो ये बेसिक मेथड है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, ये यहां तक जाने की जरूरत नहीं है आपको, इससे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if n is an integer larger than 1, n is an integer larger than 1, then what is the least value of the integer? n integer चाहिए, 1 से ऊपर चाहिए, क्या करते थे हम, यहाँ पे 1/2 है, n प्लस n रेस टू 1/2 प्लस n रेस टू 1/3। अब देखो ये इसका 3 and 2 का एलसीएम लेके वगैरह वगैरह कोई जरूरत नहीं है, आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई मुझे किसी का तो स्क्वायर रूट आना चाहिए, किसी का तो क्यूब रूट आना चाहिए, एक ही नंबर का। तो ऐसा कौन सा नंबर है आपके एकदम दिमाग में आना चाहिए, 64। और मैंने बताया कि 1 to 30 टेबल आने चाहिए, 1 to 30 स्क्वायर आने चाहिए, 1 to 10 क्यूब आने चाहिए। तो मुझे ऐसा कौन सा तो एक नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर रूट भी निकलता है और क्यूब रूट भी निकलता है, कौन सा ये नंबर, 64। 64 का स्क्वायर रूट भी निकलता है 8, 64 का क्यूब रूट भी निकलता है 4। तो क्या करेंगे हम, 64 प्लस 64 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, ये 1 रेस टू 1/2 मतलब स्क्वायर रूट होता है, वो होता है 8 प्लस 64 का क्यूब रूट कितना आता है 4। तो क्या आएगा आंसर, 64 प्लस 8 72, 72 प्लस 4 76। अब ये तो डुएबल है, ये आना चाहिए आपको क्वेश्चन। मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊंगा कि वो एकदम डुएबल है, वो आपको आने ही चाहिए थे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये वाला सवाल उन्होंने किया है, द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। तो क्या क्या किया है यहाँ पे देखो, जो भी किया वो लिख लेते पहले, 3 इंटू 1 किए, 3 इंटू 1, फिर प्लस मतलब ये 1 ये 2 स्किप कर दिया, 3 कर दिया, फिर 1 2 3 स्किप कर दिया, 4 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस अब देखो 1 2 3 लिया, 4 स्किप कर दिया, फिर 1 2 3 4 करेंगे, 5 स्किप कर देंगे, ठीक है, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसके बाद क्या आएगा, फिर अभी हमें क्या करना है, 5 स्किप करना है, तो क्या आएगा 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, करेक्ट। और ये ऐसे चलता जाएगा और लास्ट तक यहाँ पे क्या उन्होंने 19 स्किप किया और 20 लिख दिया। ओके, तो सॉल्व कर लेते, 3 1 जा 3, फिर 4 2 जा 8 1 जा 8, फिर 5 3 जा 15 2 जा 30 इंटू 1 30, प्लस 6 इंटू 4 24 इंटू 3 72 इंटू 2 141 144, प्लस अब यहाँ पे जो भी आएगा 7 इंटू 5 4 3 2, तो हमेशा के लिए 5 एंड 2 का पेयर होने वाला है, ये नंबर सिस्टम में पढ़ा था, 5 एंड 2 का पेयर आया तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है 0, तो इसके आगे जो भी आएगा उसका हर एक का सम कितना आएगा यूनिट प्लेस पे, उस पे क्या आएगा 0। तो हमें तो कुछ चिंता नहीं, इवन इधर भी यहाँ पे तो 5 इंटू 2 आने वाला है कभी तो 0 ही आने वाला है, तो हमारे पास क्या बचता है, इतना ही बचता है, हमारे पास इतना ही बचता है, तो इसी का यूनिट प्लेस, बाद में तो सबका 0 ही आने वाला है, तो इतने का यूनिट प्लेस देखो 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 0 11, 11 प्लस 4 15 कैरी 1, तो यूनिट प्लेस पे क्या आया 5, ऑप्शन नंबर डी। इसके आगे सबके यूनिट प्लेस पे 0 आने वाला है, तो यही पहले 4 टर्म का हम यूनिट प्लेस निकाल लेते, ठीक है। सो 5 प्लस 0 5 आने वाला है ना लास्ट में, एकदम लास्ट में कितना आएगा अपना 5, वही तो उन्होंने पूछा है और ये हमने कहा पढ़ा है नंबर सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट, a point P on the ground is on the same line as the base and the tip of the pair of these A and B such that P is on the left of the both side, P is on the left of the both side of these trees. The ratio of the heights of
A and B is 1:3, the distance between P and A is a meter, then the distance between A and B. अब देखो उन्होंने क्या दिया है, A and B और पॉइंट P यहाँ पे, तो हाइट भी दिया उन्होंने सच दैट P is on the left of the both side. हो गया, ये इतना तो हो गया. The ratio of the heights of A and B is 1:3. Heights of A and B ट्री का कितना है, हाइट, ये हो गई हाइट, हाइट है 1:3, 1:3 करेक्ट. और उन्होंने क्या दिए, P and A का डिस्टेंस है A, P and A का डिस्टेंस है A, और हमें पूछा है देन द डिस्टेंस बिटवीन A and B. A and B का डिस्टेंस हम पकड़ लेते हैं x. अब ये तो एंगल सेम है, ठीक है, फिर ये भी, सो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए. तो हम क्या कर सकते हैं, ये थीटा अगर ले लिया, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अपोजिट कितना है इस ट्रायंगल का, अगर हम कंपेयर करेंगे ये वाले ट्रायंगल का, छोटे वाले, अपोजिट कितना है 1 अपॉन एडजेसेंट कितना है a. ये tan थीटा की प्रॉपर्टी है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है. उसके बाद ये सही सेम ही होगा बड़े वाले के लिए भी, 3 अपॉन a प्लस एक्स, 3 अपॉन a प्लस एक्स, अपोजिट 3 अपॉन a प्लस एक्स एडजेसेंट. तो इसको सॉल्व करना है बस. क्या करोगे आप, a प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 3a. सो ये a उधर जाएगा तो क्या आएगा, 2a इज इक्वल टू एक्स. तो x का वैल्यू क्या आया, 2a. हमें वही निकालना था, ab का वैल्यू मतलब x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या आएगा, 2a. तो ये सेम सवाल एक PYQ में आया था, वो हमने बैच में दिया था, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है. तो उसके हिसाब से आप कर सकते हो. नेक्स्ट, 4 cylindrical drums, each of radius 1 meter, are placed such that each one touch other 2 drums. A sewer pipe is to be placed through the gap of these drums. ठीक है, तो ये ऐसा सवाल है. 4 ड्रम्स है और एक ड्रम 2 ड्रम को टच कर रहा है, ये वाला ड्रम इसको और इसको ऐसे, तो ये ऐसे डायग्राम बनेगी. डन. और बीच में से पाइप घुसाना है अपने को, ठीक है, बीच में से पाइप घुसाना है, जो भी गैप है. अब देखो ये इसका सेंटर है. अब मुझे बताओ, और एक कलर लेता हूं मैं, तो ये तो ऐसे ज्वाइन हो सकता है, ये भी ऐसे ज्वाइन हो सकता है, ये भी ऐसे ज्वाइन हो सकता है, ये भी ऐसे ज्वाइन हो सकता है. अब उन्होंने क्या पूछा है, What could be the maximum possible radius of this pipe? इस पाइप का रेडियस पूछा है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, रेडियस पूछा उस सर्कल का. उन्होंने कह दिया 1 मीटर का है, हर एक जो 4 सिलिंड्रिकल ड्रम है 1 मीटर के, 1 1 1 1 1 1 1 1, उसका रेडियस कितना है, 1 है. तो अब हमें इससे आंसर निकालना है. अब देखो आपको तो स्क्वायर का तो पता ही है, तो स्क्वायर तैयार हो गया अपना, ये एक स्क्वायर तैयार हो गया, उसका एक ही हम डायगोनल लेते हैं, डायमीटर लेते हैं. तो ये 1 + 1 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये क्या होता है 2√2. ये क्या हो गया 2√2, मतलब इसका ये जो पूरा ग्रीन वाला है वो कितना हो गया 2√2 हो गया, 2√2. अब देखो हमें क्या निकालना है, बस इतना सा पोर्शन निकालना है उसमें से, इतना सा रेडियस पूछा है ना. तो 2√2 में से ये 1 और ये 1 भी चले जाएगा, इधर तक तो रेडियस ही है ना, इधर तक तो रेडियस है. सो 2√2 ये पूरा है, ठीक है, 2√2 ये पूरा है, लेकिन यहाँ का रेडियस है 1 + 1 2, तो 2√2 - 2 हो गया. लेकिन ये किसका बच गया, ये इतना और इतना कट किया तो ये पूरा बच गया, ये पूरा तो डायमीटर है. सो डायमीटर का हाफ रेडियस होता है, तो इसका हाफ कर देते हैं. सो इसको हाफ कर दो, फिर 2 अंदर क्या बचेगा, 2√2 - 1 और अपॉन 2, 2 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा √2 - 1, √2 - 1, ऑप्शन नंबर बी. समझ में आया. अब इसको ज्योमेट्री का सवाल ही नहीं है ये ज्यादा इतना बड़ा वाला, ठीक है. ये तो सिंपल अपना स्क्वायर का मेंसुरेशन पढ़ा है ना, उसमें पढ़ाया था ये, कि अगर स्क्वायर की साइड 2 है तो डायगोनल क्या होता है, या फिर डायमीटर क्या होता है, √2 इंटू वो साइड होता है. ये वहां पे पढ़ा है हमने, और ये पूरा मिल गया, तो यहाँ से ये माइनस कर दो, डायमीटर मिल जाएगा, डायमीटर का हाफ कर दो, रेडियस मिल जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट, P and Q are 2 points on a highway 300 meter apart. P and Q 2 points on a highway. अब देखो ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आप बताओ.
300 किलोमीटर अपार्ट. Two bikers A and B start at the same time from P towards B. टू बाइकर्स है A and B, ठीक है, P से स्टार्ट करते हैं Q तक जाते हैं, ये दोनों का डिस्टेंस है 300. होता क्या है अभी, द स्पीड ऑफ B is 12 किलोमीटर पर आवर लेस देन A. B का स्पीड 12 से कम है A से, सो A and B का डिफरेंस कितना है, 12 का स्पीड का. ऑन रीचिंग पॉइंट Q, बाइकर A इमीडिएटली रिटर्न्स. पॉइंट Q के पास जाने के बाद वो इमीडिएटली रिटर्न भी आता है towards P. He meets the B on the road at a place 60 किलोमीटर away from Q. और यहाँ पे 60 किलोमीटर अवे पे वो B को मिलता है, और B ने बस शुरू ही किया होता है, मतलब शुरू करके वो आ रहा होता है, उसने कंप्लीट नहीं किया. मतलब इसका मतलब हमेशा क्या है, A का स्पीड ज्यादा है, वो तो यहाँ से भी पता चल रहा है. A पहुंच के रिटर्न भी आया और फिर रास्ते में किसको मिला, वो B को मिला यहाँ पे, और ये कितनी तक मिला, 60 तक. अगर ये 60 हो गए 300 में से, तो इतना कितना बचा, 240. और मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था, जब कभी भी मीटिंग का पॉइंट मीटिंग हो तब कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है. जब कभी भी मीटिंग हो तो कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है. और अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में टाइम कांस्टेंट है, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. तो देखो ए ने कितना, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब जो भी स्पीड का रेशियो है या फिर जो भी डिस्टेंस का रेशियो है, वही किसका रेशियो आने वाला है, आपका स्पीड का. अब देखो ए ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ए ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये 300 पूरा किया, फिर वापस 60 पे आया, तो ए का डिस्टेंस कितना आया, 360. बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 240. तो ये जो डिस्टेंस का रेशियो वही किसका होगा, स्पीड का भी होगा रेशियो, टाइम तो कांस्टेंट है, तो ये क्या आएगा, 360 अपॉन 240. तो 0 0 कैंसल, 12 3 36, 12 2 24. तो ए का स्पीड कितना आया, 3, बी का कितना आया, 2. सो कितने का गैप है, 1 का. लेकिन किसकी भाषा में, अपनी भाषा में. उनकी भाषा में कितने का गैप है, 12 का. सो अपने एक को वो क्या बोल रहे हैं, 12 बोल रहे हैं, 12 किलोमीटर पर आवर. पूछा क्या, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए, पूछा है स्पीड ऑफ ए. ए का स्पीड कितना है, 3, एक को 12 है, तो 3 को कितना आएगा, 12 3 36. ए का स्पीड कितना आया, 36. बी का पूछते, बी का स्पीड 2 है, सो 1 मतलब 12, सो 2 मतलब 24. कहां से मिला, जब भी मीटिंग करते हैं तो क्या कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट. एक्स वाई फॉर्मूला कुछ जरूरत नहीं है क्या नहीं, मतलब क्या था उसका आंसर, 36, ऑप्शन नंबर सी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते. अ क्लॉक इज सेट राइट एट 8 AM इन द मॉर्निंग. The minute hand and the hour hand of the clock come together after 65 minutes. ये देखते आपको समझ में आना चाहिए था कि मैंने एग्जैक्ट डिजिट क्या बताया था, 65 मिनट. एक यूपीएससी में भी सवाल आया था, वहां पे 65 मिनट अप्रोक्सीमेट दिया था, करेक्ट. लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर कब आते हैं, 65 5/11 में आते हैं. लेकिन वो अभी कब आया, 65/11 65 मिनट में है, तो इतने ट्रेवल में 5/11 वो फास्ट चल रहे हैं, 65 में आ रहे हैं ना, तो फास्ट चल रहे हैं ना, जल्दी हो रहा है, ठीक है. सो 65 5/11 में 5/11 फास्ट है, ठीक है. सो 1 मिनट में कितना आएगा, फिर 1 मिनट में वो 5/11 और यहाँ का नीचे आ जाएगा वो. तो इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं, इसका तो आपको पता है 720/11 होता है, फिर भी करके देखते हैं. 11 5 55, 11 6 66 प्लस 5 71, और ये 720, और ये प्लस 5 करेंगे तो 720/11. इसका क्या होगा, फ्रैक्शन 720/11. तो यहाँ पे लिख देते 720/11. लेकिन 1 मिनट ट्रेवल किया है क्या, नहीं. उन्होंने क्या दिया है, व्हाट इज द एक्चुअल टाइम व्हेन द क्लॉक शोज 8 PM, 8 AM से लेके 8 PM तक, मतलब 12 घंटे. 12 घंटे मतलब 12 इंटू 60 मिनट्स. सो 12 इंटू 60 मिनट्स में टाइम गैप क्या होगा, 65/5/11 पे टाइम गैप 5/11 होता है. तो 1 मिनट का निकाल दिया, ये निकालने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको निकालना कुछ ये नहीं है. तो 12 इंटू 60 में क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है बस आपको, ठीक है. यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा आंसर, 5/11 अपॉन 7, ये अभी सॉल्व कर देते हैं, फिर इंटू 11 अपॉन 720 इंटू 12 इंटू 60, 12 इंटू 60. तो 11 11 कैंसल, इसका क्या होगा, 0 0 कैंसल, और ये 12 6 72, 12 6 72, कितना आएगा, 5 मिनट.
5 मिनट्स पास जाएगा, तो 8 है, 8 AM और यहाँ पे 8 PM है, लेकिन वो टाइम क्या दिखाएगा एक्चुअली 8:05 PM, 5 मिनट एक्स्ट्रा दिखाएगा क्योंकि 5 मिनट्स फास्ट चल रहा है ना, 5/11 फास्ट चल रहा था इतने टाइम में, तो इतने टाइम में कितना चलेगा 5 मिनट फास्ट चलेगा, तो आंसर क्या आएगा 8:05। नेक्स्ट, और ट्राइंगल ऑफ अ साइड 18 सेंटीमीटर, 24 एंड 30, तो ये तो क्या हो गया अपना, ये तो अपना हो गया राइट एंगल ट्राइंगल 18, 24, 30, 18, 24, 30 कैसे किया 3, 4, 5, ये अपना ट्रिपलेट होता है, इसको सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 18, 24, 30, तो ये आसानी से हो जाता है। उन्होंने क्या दिया, ट्राइंगल ऑफ साइड्स इज इनसब्सक्राइब्ड इन सर्कल, ये सर्कल में है, तो ये सर्कल में जब भी कभी राइट एंगल ट्राइंगल सर्कल में होता है तो जिस उसका जो हाइपोटेन्यूस है वही क्या होता है सर्कल का डायमीटर होता है। तो उन्होंने क्या पूछा, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड टू दैट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हाफ बेस इनटू हाइट। अब मुझे बताओ पाई रेडियस क्या है, ये 30 है तो 15 रेडियस होगी, पाई इंटू 15, फिर हाफ, बेस क्या है, बेस 24 है ट्राइंगल का और हाइट कितनी है 18 है, तो चलो करो कितना से 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 3 6 जा, फिर 2 4 जा, तो क्या आया 25, 5 5 जा 25 पाई अपॉन 24 खत्म। अब उन्होंने क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ द सर्कल टू दैट ऑफ द ट्राइंगल अप्रोक्सीमेटली पूछा है, मतलब 25 एंड 24 सेम ही पकड़ लो आप अप्रोक्सीमेटली, तो फाइनल आंसर क्या आएगा पाई अपॉन 1। सो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो रेशियो क्या आया पाई इज टू 1, पाई इज टू 1, ऑप्शन नंबर सी, अप्रोक्सीमेटली पूछे इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये दोनों तो छोड़ ही, जो रूट पाई किसी में आता ही नहीं, तुक्का लगाने की भी एक तरकीब है, रूट पाई तो किसी में आता नहीं, ठीक है, ये कुछ भी नहीं करना है अपने को, फिर भी आंसर निकालना है। कैसे निकालोगे, रूट पाई किसी फॉर्मूले में है क्या, देखा है आपने रूट पाई किसी फॉर्मूले में, नहीं देखा है, तो ये बी एंड डी तो छोड़ दो। अब इन दोनों में से मुझे बताओ किसका एरिया ज्यादा है, सर्कल का एरिया ज्यादा है ना, तो पाई मतलब 3.4 होता है, 3.14 होता है, तो सर्कल का एरिया ज्यादा है तो न्यूमरेटर ज्यादा आना चाहिए, 1 ज्यादा है या पाई ज्यादा है, पाई ज्यादा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऐसा होगा तो आसानी से हो सकता है आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो ये वाला सवाल है, उन्होंने क्या दिया है, ए बी, ए अपॉन बी दिया है उन्होंने, ए अपॉन बी उन्होंने दिया है 2:1, फिर बी अपॉन सी दिया है 3:1, सी अपॉन डी दिया है उन्होंने 4:1 एंड डी अपॉन ई दिया है उन्होंने 3:1 एंड E upon F 2:1 एंड F upon G उन्होंने दिया है 1.5, 1.5:1, मतलब दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करो तो 3:2। अब एक एक सॉल्व करते जाते, यहाँ पे F 3 है, यहाँ पे भी 3 करो, सो 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 3 से, 3 2 6 E को। अब यहाँ पे E 6 है तो यहाँ पे भी 6 करो, 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 18, यहाँ पे D 18 है तो 18 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 18 से मल्टीप्लाई करो 72, C 72 है तो यहाँ पे 72 से मल्टीप्लाई करना है, सो 3 2 6, 3 7 21, ये 216 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, डबल होगा इसका, तो ये होगा 432। अब हमने उसको सबको एक रेस में दौड़ा है, ये हमने किया है, किसमें किया है, रेशियो में किया है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ए बी सी, ए कितना है 432 प्लस बी कितना है 216 प्लस सी कितना है 72 अपॉन 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 क्या है अभी, ई माइनस एफ प्लस जी, ई कितना है 6, ई कितना है 6 माइनस एफ, एफ कितना है 3 एंड प्लस जी, जी कितना है 2, तो करते हैं सॉल्व, 2 + 6 8 + 2 10, 1 7 + 1 8 + 1 9 + 3 12
1, 2 plus 1 3 plus 4 7 अपॉन 6 plus 2 8 minus 3 5. सो क्या आएगा 5 1 जा 5 4 जा 20 5 4 जा 20 144 विद इन 1 मिनट ये हो सकता है. नेक्स्ट, Which one of the following years will have identical calendar with the year 2025? क्या है अपना 4k plus 1, 4k plus 2, 4k plus 3 and 4k और डिजिट्स क्या है प्लस 6 करो प्लस 11 करो प्लस 11 करो एंड प्लस 28 करो. ये 2025 कहाँ पे आएगा लीप ईयर प्लस 1 है सो प्लस 1 में आएगा. सो प्लस 1 में है तो कितना ऐड करना है प्लस 6 रिपीट ईयर काउंट करने के लिए. सो 2025 plus 6 is equal to 2031. Correct? Option number D. Next. Two trains A and B are entering in a railway platform from opposite direction. Opposite direction से आ रहे two trains A and B. The length of the platform is 300 meter. The speed of the B is 2 times the speed of the A. अगर speed of the A s है तो speed of the B क्या आएगा 2s आएगा. ठीक है. The time taken by B to cross platform is 1/3 of the time taken by A to. तो या इसको 3t टाइम लग रहा है तो B को कितना लगेगा t. ये A का और ये B का हो गया. Time taken to cross the platform. If the sum of the length of A and B is 500, A and B का sum कितना है 500. तो L1 plus L2 कितना है 500. चलो सॉल्व करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर लेंथ. डिफरेंस पूछा है आपको. तो सबसे पहले तो हमें तो पता है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना है तो जो भी कुछ कर रहे हैं उसके लिए हम कर रहे थे क्या है सबसे पहले तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो ए का क्या होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस उसका खुद का लेंथ L1. ओके प्लेटफॉर्म कितने का है 300 का प्लेटफॉर्म है प्लस 300 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड कितना है ए का स्पीड है s1. स्पीड इज इक्वल एस दिया है डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम कितना है 3t. हो गया. अब b का करते ये a के लिए. अब b का करते b का स्पीड कितना है 2s. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस L2 प्लस 300 अपॉन b के लिए टाइम कितना लग रहा है t. क्या करना होता है डिवाइड करके कोई तो कैंसिल कर देते. इस सबको मैं डिवाइड करता हूँ. डिवाइड कर दिया तो s और s कैंसिल हो जाएगा. 300 कैंसिल नहीं होता वैसे. फिर उसके बाद t एंड t भी क्या होगा कैंसिल होगा. अब देखो क्या क्या आता है. अगर मैंने इसको इधर ले लिया या फिर पहले अच्छे से लिख लेते हैं. अगर इसको डिवाइड करना है तो 1/2 इज इक्वल टू L1 प्लस 300 अपॉन 3 इंटू L2 प्लस 300. तो 3 उधर चला जाएगा क्या आएगा ये 3L2 प्लस 300 ब्रैकेट में है इज इक्वल टू 2L1 प्लस 300 2L1 प्लस 300. चलो सॉल्व करो. 3L2 प्लस 900 इज इक्वल टू 2L2 प्लस 600. खत्म. 3L2 इधर आ जाए L1 है 3L2 माइनस 2L1 इधर आ जाएगा 2L1 इज इक्वल 900 उधर चला गया तो माइनस 300. तो हमें एक इक्वेशन मिल गया. दूसरा एक पता है उन्होंने दिया है दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी है एडिशन 500 है. सो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 500. अब कोई तो एक कॉमन कर लो. मैं L1 को कॉमन कर देता हूँ. यहाँ पे 2 है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कौन हो जाएगा 1000 हो जाएगा. अब एडिशन कर दो ये तो कैंसिल हो गया. सो ये और ये कैंसिल हो गया. सो 3L2 प्लस 2L2 5L2 इज इक्वल टू ये कितना आएगा 700. सो L2 इज इक्वल टू 140. सो L1 इज इक्वल टू 500 माइनस 140 कितना आता है 360. ठीक है. अब उन्होंने क्या पूछा व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर लेंथ. उनके लेंथ का डिफरेंस कितना है तो 360 माइनस 140 ये डिफरेंस कितना आएगा 220. लेंथ का डिफरेंस कितना है उनका 220. ऑप्शन नंबर 1 इजी.
समझ में आया? और ये नहीं पढ़ाया था क्या अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो डिस्टेंस लेंथ का क्या होता है, दोनों का एडिशन होता है, सब हुआ है। ठीक है, उन्होंने एप्लीकेशन पूछे है बस। द सम ऑफ टू नंबर इज 168, द सम ऑफ टू नंबर इज 168 इफ देयर HCF इज 14। अगर HCF 14 है तो दो नंबर क्या हो गए, 14x एंड 14y। और ये x और y क्या है, उनके अनकॉमन फैक्टर है, मतलब को प्राइम फैक्टर रहता है उनका, उसके बीच में कुछ नहीं होता, एलसीएम और एचसीएफ में पढ़ाया था हमने। ठीक है, तो उन्होंने इन दोनों का सम ही दिया अपने को, 14x प्लस 14y इज इक्वल टू 168। 14x प्लस 14y इज इक्वल टू 168। तो हम 14 कॉमन निकालते, x प्लस y और 14 से डिवाइड करते, 14 वन जा 14 टू जा। सो उन दो अनकॉमन फैक्टर का एडिशन क्या होगा, 12। और वो तो को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम मतलब क्या, उनमें कुछ कॉमन नहीं चाहिए। तो कैसे कैसे हो सकता है, एक तो होगा 1 11, 2 एंड 10 नहीं हो सकता, 2 एंड 10 में 2 कॉमन है ना। फिर 3 एंड 9 भी नहीं हो सकता, 3 एंड 9 में 3 कॉमन है। 4 8 भी नहीं हो सकता। फिर बाद में वाला कौन सा, 5 एंड 7, ये भी हो सकता है, 5 एंड 7। फिर 6 6 नहीं हो सकता, फिर उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। तो कितने कितने हुए अपने पेयर ऐसे, 1 11 हो सकता है या फिर 5 by 7 5 एंड 7 हो सकता है। सो हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर आर पॉसिबल, कितने पेयर पॉसिबल हो गए, 1 11 या 5 से 2 पेयर पॉसिबल हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये देखो 40 45 जो जिन्होंने भी क्लास किया है अपना योद्धा बैच, उनके लिए 40 45 क्या आया था, 5 इंटू 8 क्या आया था, 5 इंटू 9, या 8 एंड 9 क्या होता है, अनकॉमन फैक्टर, और वो को प्राइम होते हैं। इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कितने पेयर बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे। नेक्स्ट, ये देखो एक अच्छा सवाल है। There are 4 bulbs A, B, C, D in a room. A glows for 2 minutes, then goes off for 1 minute. A glows for 2 minutes and goes off for 1 minute. मतलब every third minute पे वो ऑफ होता है। फिर उसके बाद then A B C D, then उसके बाद कौन है, B glows for 3 minutes and for 1 minute, ऐसा होते रहता है। B glows for 3 minutes and goes off for 1 minute. The process continues. For C it is 4 minutes and 1 minute, while D it is, मतलब B के लिए 3 मिनट है फिर ऑफ हो जाएगा, C के लिए 4 मिनट है फिर ऑफ हो जाएगा, D के लिए 5 मिनट है फिर ऑफ हो जाएगा। तो मुझे बताओ एवरी थर्ड मिनट पे ऑफ हो रहा है, एवरी फोर्थ पे ऑफ हो रहा है, एवरी फिफ्थ पे ऑफ हो रहा है, एवरी सिक्स पे ऑफ हो रहा है। उन्होंने क्या किया है, अ मैन एंटर्स द रूम एंड कम्स आउट ऑफ इट एज सुन एज ही कंप्लीट्स एन आवर। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दैट ही मे फेस कंप्लीट डार्कनेस। अब देखो एवरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स मिनट पे अगर ऑफ हो रहा है तो एलसीएम निकाल दो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स का एलसीएम कितना है, 60। तो एवरी 60 मिनट पे डार्कनेस होगा, सारे लाइट्स ऑफ हो जाएंगे, सारे बल्ब ऑफ हो जाएंगे। तो वो तो 1 घंटे के लिए, मतलब लास्ट का मिनट जो होगा उसका रूम का 60th मिनट, 60 मिनट पे पूरा अंधेरा होगा। तो 1 आवर में ऐसा कितनी बार होने वाला है, एक ही बार होने वाला है। सो ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट। अब देखो ये सवाल है, a रेस टू 2x इज इक्वल टू b रेस टू 3y इज इक्वल टू c रेस टू 5z। a रेस टू 2x इज इक्वल टू, सब सेम है तो सबको मैं k के हिसाब से लिख देता हूं, b रेस टू 3y इज इक्वल टू k, c रेस टू 5z इज इक्वल टू k। ठीक है, तो इन दोनों का 1/2x कर दिया तो हो जाएगा, दोनों के रेस में 1/2x कर देते। सो a इज इक्वल टू k रेस टू 1/2x, दोनों जगह पे कर दिया तो यहाँ पे कैंसिल होगा, सिर्फ यहाँ पे बचेगा। b इज इक्वल टू k रेस टू 1/3y एंड c इज इक्वल टू k रेस टू 1/5z। हो गया, a b c का वैल्यू मिल गया मुझे। अब उन्होंने दिया है b इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू c। सो b कितना है, 1/3y है। तो या फिर ये k कैंसिल होगा ना, तो इसलिए b इज इक्वल टू k रेस टू 1/3y है। फिर a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू k रेस टू 1/2x, और इसका क्या होगा, स्क्वायर करना है, इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। फिर
यहाँ पे सी भी है, सी कितना है अपना इंटू के रेस टू 1/5 है, तो के तो कैंसिल ही होने वाला है, तो फाइनली ये कितना बचेगा 1/3y इज इक्वल टू ए रेस टू एम रेस टू एन, ए रेस टू एम एन होता है तो इनका 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा 1/x, फिर उसके बाद क्या आता है प्लस ये कितना बचेगा 1/5z, 1/5z आया। देखो 1/3y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/5z, ऑप्शन नंबर सी, खत्म इंडाइसेस। नेक्स्ट, द वैल्यू एट 10th प्लेस ऑफ अ 3-digit नंबर इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द यूनिट प्लेस। 3-digit नंबर है 1 2 3, 10th प्लेस का वैल्यू कितना है ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द यूनिट प्लेस, इसका 1 है तो इसका 2 आने वाला है, ऐसा याद रखो। द वैल्यू ऑफ द 100 प्लेस इज 75%, 75% मतलब 3/4 है, किसके यूनिट प्लेस से, इसके 3/4 है, तो डायरेक्ट ले लो, इसका 4 है तो इसका क्या आएगा 3/4, सो 3/4 इंटू 4 दैट इज 3, और ये इसके डबल आने वाला है 8, और किसी का हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 5 कर लो तो ये अच्छे से नहीं होगा, यहाँ पे 8 करोगे तो 8 दूनी 16 थोड़ी होगा, तो एक ही नंबर मिलेगा अपने को 384, ठीक है। तो क्या पूछा, हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल, ओनली 1 नंबर इज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे 4 के बाद का नंबर आ ही नहीं सकता, 4 के बाद 5 आएगा, 5 का 10 कैसे लिखोगे, 3 डिजिट नंबर है ना, तो नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा 4 आ सकता है, सो 384, ऐसा कितने नंबर है, ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है, समझ में आया, ओके। तो इसी तरह के 15 क्वेश्चन आपको आए थे, तो भाई ओवरऑल देखते हैं, अभी हम ओवरऑल देखते हैं पूरा, ये आपको आना चाहिए था ट्रायल एंड एरर 1, ये ठीक है नहीं आ रहा है, ये देखो एलसीएम का किया है हमने ऐसा 2, फिर ये एलसीएम का किया है 3, 4 स्पीड टाइम डिस्टेंस, 5 ओरली आना चाहिए था, 6 इजी था, ठीक है छोड़ दो, लेकिन ट्रिक से तो आना चाहिए था, 7 छोड़ दो, ठीक है नहीं आना चाहिए था, तो 8 स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये छोड़ दो बड़ा लग रहा है आपको, 9 इतना सा कैलकुलेशन है 9, ये नंबर सिस्टम में पूरा पड़ा है 10, ये क्यूब रूट निकलता है स्क्वायर रूट निकलता है, ठीक है 11, ये छोड़ दो डिफिकल्ट लग रहा है आपको, घुमा फिरा के पूछा था, ओके। सो 11 क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए थे, ठीक है ओके। तो आप और भी किसी पढ़ाई की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, ये मेरा नंबर है, यहाँ पे आप मुझे कभी भी डाउट पूछ सकते हो। सबसे पहले मैसेज कर रहे हो तो आपका नाम और आप किस एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हो वो बता देना, उसके बाद आपका डाउट पूछना, ठीक है। अभी के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, और जो भी अपना बैच आने वाला है वो आपको इसी चैनल में पता चल जाएगा, या फिर आप मेरे कॉन्टेक्ट में रहोगे फिर भी आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।